हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीजी टेट 2024 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित सब्जेक्ट के पेपर 2 मतलब इवनिंग शिफ्ट वाले में पीवाईपी जो हमारा 2017 है उसका चौथा भाग लेकर उपस्थित हो चुके हैं। हम ये वीडियो सीरीज सीजी टेट 2016 से लेकर 22 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उनके संपूर्ण हल हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब इसी कड़ी में हमारा इससे पहले पीवाईपी 2016 का 3 भाग और 2017 का ये चौथा भाग में आज ये 2017 वाला पीवाईपी कंप्लीट होने वाला है। जो लोग हमारे अभी तक पुराने वीडियोस को नहीं देख पाए हैं उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और आज के इस सेशन में क्या मिलने वाला है हम आगे देखेंगे। तो चलिए, आप सभी का पुनः मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। तो आज के इस हमारे वीडियो में इतने जबरदस्त प्रश्न लगे हैं ना कि मैं खुद देख के ताज्जुब हो गया हूँ। मानता हूँ कि सीजी टेट का पेपर है और इसमें जो पात्रता परीक्षा है वो बच्चों के मतलब 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा के अध्यापन के लिए है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आज आ गए हैं जिनको देख के लगेगा कि बहुत अरे यार, ये तो पूरा मतलब 12th लेवल का दे दिया है। ठीक है, ठीक है, हम लोग जो भी यहाँ पर बीएससी के हैं वो लोग बनाएंगे इसे, लेकिन सोचा नहीं था ऐसा प्रश्न दे देगा। खैर कोई बात नहीं, देगा तो बनाना तो पड़ेगा। तो चलिए उस पर हम एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या प्रश्न लगे हुए। जबरदस्त प्रश्न दिया हुआ है लेकिन, है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये जो है ना आप सीजी बोर्ड में देखेंगे तो ये हु बहु प्रश्न है कक्षा 9वीं का, हु बहु, कोई डिजिट तक में कोई चेंजेस नहीं है। तो दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समानांतर है, बिल्कुल। कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंक दे दिया है, पूरा पाठ्य पुस्तक का छाप दिया है। ठीक, अब आप जानते होंगे समांतर रेखा का नियम जानते होंगे कि अगर रेखाएं समांतर हो, उसको कोई तिर्यक रेखा काट दे तो उसके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 50, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा मेरा 50, मतलब 50 वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। लेकिन अभी नॉन ऑफ दिस दे दिया है तो ये दुविधा उत्पन्न हो गई है। ठीक है, चलिए एक नियम और होता है। एक नियम क्या होता है कि अगर एक लकीर है तो उसमें टोटल कितने का कोण बनता है 180। अब इसको जरा देखिए आप, यहाँ पर 127 बन गया है, तो ये जो बाकी बचा 180 में वो यहाँ पर लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? बिल्कुल लिखाएगा। मतलब यहाँ से ये मिलने वाला है। सर वाई क्यों निकाल रहे हैं? वाई निकालेंगे। वाई निकालने का एक और तरीका भी है। चलिए इसको पहले, एक तो ये मेथड था, अब दूसरा यहीं पर से देखो, ये पूरा इसी लाइन को देखो, ये दोनों समांतर रेखा है, ये दिख रहे हैं समांतर रेखा। इसको जरा देखिए इधर से, ये यहाँ पर P लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? ये पूरा 127 है। अभी मैंने बताया एकांतर कोण बराबर होता है, मतलब ये 127 है दोनों, तो ये पूरा का पूरा, मतलब इसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये पूरा दोनों मिलके कितना बनाएगा 127। मतलब 50 में y को जोड़ोगे तो दोनों मिलके 127 बनाएंगे, और y का मान आ जाएगा 127 में आप 50 घटा लीजिए और ये आपको देगा 77। तो इस तरह से कंफर्म हो गया कि ये इज द राइट आंसर। जबरदस्त प्रश्न और एकदम हूबहू पाठ्य पुस्तक का कक्षा 9वीं। ठीक है, रेखा एवं कोण से संबंधित प्रश्न ये था। ये देखिए इसमें निम्नलिखित आंकड़ों से अंतराल 0 से 10, 10 से 20 ऐसा रहता है, सांख्यिकी का है। 0 से 10 बोल रहा है, 10 से 20 ऐसा ये वर्ग अंतराल गया है।
ठीक है। इसी तरह से बढ़ते 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 ये 80 से 90 वाले के लिए पूछा है। ठीक है, वर्ग की आवृत्ति होगी, मतलब वो पूछ रहा है 80 से 90 के बीच। देखो है इजी, लेकिन हल्का सा चूक हुए मतलब कहानी खत्म। 80 से 90 देख लो, 80 से 90 वाला देखना है आपको। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 80 से 90, 80 और 90 है, 11 हो चुका है, 11 हो चुका है 80 से 90। अब यहीं पे कंफ्यूज होते हैं किसको लेना है किसको नहीं लेना। शुरू वाले को लेते हैं, बाद वाले को नहीं लेते हैं, मतलब 80 को लेंगे। तो अब देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। सी इज अवर राइट आंसर। याद रखेंगे, कभी वर्ग अंतराल में ऐसा बनाना रहता है बारंबारता, ठीक है, संचयी मतलब बारंबारता बंटन बनाना रहता है। हम पहले वाले को लेंगे, निम्न सीमा को, उच्च सीमा छोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? बढ़ जाए आगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जबरदस्त ये प्रश्न आ चुका है, लेकिन इसको थोड़ा देर में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुणोत्तर माध्य भैया, 11वीं का कोर्स है गुणोत्तर माध्य। समझ रहे बात को? 11वीं में पढ़ते हैं गुणोत्तर माध्य। थोड़ा सा रुक जाइए, है ना, डिटेल में पूरा समझाएंगे इसलिए। ये वाला देखो, ये हूबहू कक्षा 10वीं का पाइथागोरस प्रमेय जब पढ़ते हैं, सिद्ध करते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय कक्षा 10वीं का एक प्रमेय है, त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए इस प्रश्न की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे बात को? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर है वो तो पहला होगा, लेकिन कैसे होगा इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा समरूपता। अब ये समरूपता क्या चीज है? जैसे मान लेते हैं कोई दो त्रिभुज है, समरूप का मतलब हूबहू दिखना नहीं, सॉरी, हूबहू डिजाइन नहीं, हूबहू केवल दिखना है, चाहे बड़ा रहे चाहे क्या रहे, छोटा रहे, समरूप हो गया। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, हूबहू है मतलब एक दूसरे को नहीं ढकेंगे, मतलब सर्वांग समता अलग चीज है, समरूपता अलग चीज है। समझ रहे बात को? हूबहू दिखेगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। एक शॉर्टकट में बता देता हूं, हूबहू दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिजाइन का जो साइज है वो सेम रहे। समझ रहे हैं बात को? जैसे एक ताजमहल है, उसको हम लोग खिलौने के माध्यम से देखते हैं, मतलब दोनों समरूप है, ताजमहल जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन वो उसी का छोटा रूप है, मतलब वो समरूप है उसी के समरूप। समझ में आ गया? क्लियर है? मतलब उसके जो हमारे शीर्ष वगैरह है, वहां पर जो कोण वगैरह है वो क्या बनेगा? सेम बनेगा। इसके नियम अलग से होते हैं। यहां पर बोलते हैं कि इसमें भुजाओं की जो अनुपात है वो बराबर होती है, मतलब ये इसके साथ बटा होके बराबर दिखाएगा, ये इसके साथ बटा होके बराबर दिखाएगा, और ये इसके साथ बटा होके क्या दिखाएगा? बराबर। मतलब बटे जो उसका बटा है, अनुपात है वो बराबर होता है, रेखाएं या भुजा बराबर नहीं होती। ठीक, तो चलिए यहां पर देखिए, शॉर्टकट में फटाफट कर देता हूं मैं, कैसे आएगा। क्योंकि देखो, ये रटने वाला काम नहीं है, आपको तो बता दिया आंसर ए आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी जान लो। देखो, एक छोटा त्रिभुज इधर का ले लो, ठीक, फिर ले लो एक बड़ा त्रिभुज, ठीक है, इसका नाम है मेरे पास ए बी डी, इसका नाम है मेरा ए बी सी। ये यहां 90, यहां 90, दोनों पास 90 है, ये भी दोनों के पास है, वही कोण है ना, मतलब अब तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही भाई। तो समरूपता नियम से ये 90 के सामने यहां पर कौन है मेरा? तो हमको यहां पर देखो बी डी डी सी है, बता दिया आंसर ए डी, तो हमको ए डी लेना है। तो ये ए डी किसके सामने है? बी। तो ए डी का अनुपात बताया ना, भी अनुपात बराबर होता है। यहां पर बी के जस्ट सीधे में कौन है? बी के जस्ट सीधे में कौन है भैया?
बी के जस्ट, चलिए ये वाला, अच्छा ये इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। चलो इसमें हम क्या करेंगे, दो छोटे छोटे को ले लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है, दो छोटे छोटे ले लेते हैं, तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर लंबा हो जाता हो। चलिए ये अपन छोटा लिया, फिर एक और छोटा लिया इधर, ठीक है, ये आ गया मेरा डी, ए और क्या आ गया सी। अब मेरी बात को समझना है, यहां पर 90 है, दोनों पास 90 है, बिल्कुल। ये देखो ये वाला कोण इधर के बराबर होगा। अब कारण बताओ, कारण बताओ, ये दोनों कोण को बराबर बोल रहा हूं, मतलब यहाँ का ये और यहाँ का ये बराबर होगा। अभी सिद्ध करके बताता हूं, देखो इसको ले लो एक, इसको ले लो दो, तो कोण एक धन कोण दो बराबर कितना आएगा भाई मेरे, 90 आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये पूरा 90 दिखा रहा है, 90 बोल रहा है, बात समझ में आ गई। अब इसको मान लो आप 3, तो ये तो हो गया मेरा 90। जब त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, खुद एक जने 90 हो गया है, तो बाकी दो मिलके कितना बनाएंगे, 90 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मतलब कोण एक को कोण 3 के साथ जोड़ोगे तो 90। अब आपको नियम पता है, देखो दोनों का 90 बराबर है, मतलब हमारा दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। यहां से आप देखेंगे कोण एक धन कोण दो बराबर हो जाएगा कोण एक धन कोण 3 के। अब एक कोण तो दोनों पक्ष में है, कट जाएगा, तो कोण दो किसके बराबर आ गया, देख लो कोण 3। कोण दो किसको माने थे, यही कोण 2 था, और ये मेरा कोण 3 था। अब समझ में आ गया क्यों बराबर हो गया। अब इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को आप देख लो, एक 90 तो बराबर है, दूसरा कोण भी बराबर हो गया, मतलब तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक क्या रहेगा जी, बराबर होगा, क्योंकि इसमें भी तीनों मिलके 180 बना रहे हैं, इसमें भी तीनों मिलके 180 बना रहे हैं, दो लोग बराबर हो गए तो तीसरा तो बराबर होना निश्चित ही है। इसका मतलब अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप, ये समरूपता का चिन्ह है, ठीक, मतलब इसमें जैसा जैसा कोण है वैसी ही कोण यहां पर भी है, मतलब वो समरूप हो गया। बात क्लियर हो गई। तो चलिए देखो, अब समरूप हो गए मतलब भुजा का अनुपात बराबर होगा, अभी बताया मैंने, भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। देखो यहां पर बी, ये जो कोण 3 लिखा हूं ना, 3 के सामने में कौन है मेरा, ए डी, बटे इसी कोण के बराबर इधर कौन है, तो इधर इसी कोण के बराबर इधर ए है। अब ए के सामने में देखो कौन है मेरा, डी सी। तो भैया जो जिसके बराबर रहेगा उसके सामने सामने वाले को लेना है, इधर उधर कुछ भी नहीं लिख देना, बराबर देख लो। अब यहां पर देखो ये कोण ए वाला, ए के सामने कौन है मेरा, बी डी है कि नहीं, और इसी में ए के बराबर इधर सी है, देख लो इधर दो लकीर लगाया हूं, इधर दो लकीर लगाया हूं, तो ए के बराबर कौन है, सी, तो सी के सामने कौन आ रहा है मेरा, ए डी। अब तिर्यक गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो ए डी, दो बार गुणा हो रहा है एडी का स्क्वायर, बी डी इंटू डी सी। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों आंसर आया, क्लियर हो गया, स्पष्ट कर दिया मैंने, बिल्कुल इत्मीनान से बनाइए, कोई झंझट नहीं, कोई भैया ये देखो इसको या तो रटो, फलाना होता है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, या फिर अच्छे से समझ लो जो मैं समझा रहा हूं, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं, ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है आज की दुनिया कंप्यूटर की क्रांति से प्रभावित है, इनकी जड़ें गणित के किस क्षेत्र के अमूर्त विचार से उत्पन्न हुई है। तो आपको मैं बता देता हूं भैया, वो कैलकुलेटर से तो हुई नहीं, अमूर्त बीज गणित से हुई नहीं। अब एक बात बताओ, जो कंप्यूटरी जो लैंग्वेज होता है उसमें आपको पता होना चाहिए 0 और 1 का प्रयोग होता है, केवल मशीन जो लैंग्वेज है वो है हमारा 0 1 से बनता है, बात समझ में आ गया। और जब हम गणित में बुलियन अलजेब्रा पढ़ाते हैं, बुलियन बीजगणित पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं बात को, तो भी उसमें ट्रुथ टेबल मतलब सत्यता सारणी, ठीक है, और भी जितने भी वहां पर जो हमारा लॉजिक गेट्स वगैरह हैं, सब उसी बुलियन अलजेब्रा में आ जाते हैं। तो इसका मतलब जो कंप्यूटर की दुनिया का जो बात बोल रहा है, मशीनी लैंग्वेज की बात बोल रहा है, 0 1 से शुरू, मतलब 0 और 1 से बनता है, पूरा उसी 0 1 से हम लोग क्या पढ़ते हैं, बुलियन बीजगणित पढ़ते हैं। मैंने एक कनेक्शन बता दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें बोला है निम्नलिखित में से किस धारणा के लिए अंक गणित तथा ज्यामिति का मेल आवश्यक था।
अब देखो भाई, शून्य, शून्य का कोई नहीं, अपरिमेय संख्या मतलब वर्गमूल के अंदर है, पूर्ण संख्या तो पूरा पूरा है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखो कभी जैसे 1/4 है, 1/4 को जब चित्र में दर्शाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो 1/4 है वो होता है मेरा परिमेय संख्या। तो हमारा अंकगणित को ज्यामिति से जोड़ने का जो संबंध है, जब परिमेय संख्या नहीं पढ़ते ना तो फिर वो संबंध जुड़ नहीं सकता था। मेल आवश्यक होने के लिए हमको किसकी जरूरत है, परिमेय संख्या की धारणा की क्या हो, बहुत ही आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। बात क्लियर हो गया, चलिए बढ़ जाए आगे। अब इसकी तो बात ही छोड़ो यार, क्यों बात छोड़ो, अब लग रहा है सब प्रश्न को स्किप कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, स्किप नहीं कर रहा हूं भाई मेरे, ये जानते हो इतना बड़ा लॉजिक इसमें घेरा है ना। ये 11वीं का है, जो यहां पर एक और छोड़ा वो भी 11वीं का है, ठीक। ये 11वीं का गुणोत्तर श्रेणी वाला है और ये विशेष श्रेणी वाला है। 11वीं के पार्ट से बनेगा ये, और 11वीं का कॉन्सेप्ट लगेगा भाई यहां पर, समझ रहे हो बात को। और उसके बाद ये वाला है, और इसमें कॉन्सेप्ट लगाया वो 12वीं का है। लो कर लो बात, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब शुरू किया वीडियो बोला जबरदस्त प्रश्न, इतना मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा प्रश्न देगा, समझ रहे बात को। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप। ये देखो पहले चित्र को बनाऊंगा तब समझ में आएगा। यहां पर ये क्षेत्र का परिमाप मतलब चारों मिलके लंबाई मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं। वैसे ही 2 बार लंबाई चौड़ाई, मतलब 2 बार लंबाई और चौड़ाई को मिलाओगे तब क्या मिल रहा है, 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर माने सीधा सीधा ये 2500, ठीक, क्योंकि 1000 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 2500। बात समझ में आ गया, इसको काट दो भैया, और ये आ जाएगा मेरा 1250। यहां तक क्लियर हो गया, मतलब लंबाई और चौड़ाई को मिलाओगे तो 1200 क्या आएगा, 50 आएगा। इसको मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से समझा रहा हूं, 12वीं का मैं गणित प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रयोग करूंगा तो भैया आधा घंटा उसमें लग जाएगा, 15 मिनट तो समझाने में लगेगा वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन मैं आपके मन में एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि ये देखो प्रश्न कितना खतरनाक है। अब देखो ये बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलकर कितना होना है, 1250 होना है। तो लंबाई को अगर मैं 1249 लूंगा तो चौड़ाई को कितना लूंगा, 1, दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा, 1249 मीटर स्क्वायर। भाई हमको थोड़ा बताया है कि इन दोनों का अनुपात इतना है कि इन दोनों में संबंध लंबाई और चौड़ाई इतना बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा। क्या बोला है, इसी को, इसी लंबाई और चौड़ाई को मिला के 1250 बनाना है, और उसका नया नया डिजाइन का आपको क्या बनाना है, आयत बनाना है। और उसमें बताना है चेक करके कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा लंबाई और कौन सा चौड़ाई लोगे तब आएगा, ये आपको बताना है। कितना खतरनाक है बता दो। तो ऐसा कितना संभावना है, अनगिनत, अनगिनत। मैं तो अभी मैं डायरेक्ट लिया हूं, क्या पता इसी को ऐसा ले लेते तो गुड़े 0.5 तो भी एक क्षेत्रफल आता कि नहीं आता, मतलब ये अलग डिजाइन बनता कि नहीं बनता। तो ऐसी अलग अलग डिजाइन बना बना के आपको समझना है। तो खैर ये डिजाइन बनाना नहीं रहता है, लेकिन 12वीं कक्षा में इसको हल करने का, अब इसको प्रयोग होता है, अवकलन के अनुप्रयोग नाम का एक पाठ होता है, उससे ये संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कितना ये खतरनाक प्रश्न है, ये बताना चाह रहा हूं। खैर इसका आंसर हमारा नॉन आप क्या हो जाएगा, एबोव हो जाएगा। वैसे जनरली इस प्रकार उच्चतम संभव क्षेत्रफल बोलता है, समझ रहे हो आपको। तो ये वर्ग बनता है, क्या बनता है भैया, वर्ग। तो वर्ग बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आधा कितना हो गया, 625 गुणित 625, वो भी किसमें, मीटर स्क्वायर में आएगा। फिर इसको गुणा करना पड़ेगा, फिर उसको हेक्टेयर में बदलना पड़ेगा, वो आंसर आएगा, आने के लिए नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो जो एक अवधारणा है उसको बता रहा हूं मैं, देखो कितना लंबा बनेगा, या तो पूरा आपको अवकलन का अनुप्रयोग करके इसको बनाना पड़ेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई।
तो चलिए फिलहाल इसका आंसर को रखते हैं, है ना, किसी और दिन विस्तृत में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको देखो बनाते कैसे, मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं, लंबाई धन चौड़ाई। अब यहां पर लंबाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1250 माइनस क्या हो जाएगा, चौड़ाई। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या करना है, एरिया बराबर लंबाई गुणित क्या होता है मेरा, चौड़ाई होता है। लंबाई का मान क्या रखना पड़ेगा आपको, 1250 माइनस बी, और गुणित में क्या करना पड़ेगा, बी, जो कि कितना आ गया मेरा, 1250 बी माइनस बी का वर्ग। अब देखो अधिकतम या न्यूनतम के लिए जो है हमारा इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो डी ए बाई डी बी, तो ये आ जाएगा मेरा 1250 माइनस 2b। क्लियर है। अब इसको फिर किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। ठीक है, किसके बराबर रखना है, 0। तो 2b बराबर आएगा 1250 और b का मान आएगा 625 मीटर में। क्लियर हो गया, 625 मीटर में आएगा। तो 625 गुणित 625 करेंगे, तो यही बताया ना मैंने, देखो ये जब ये लंबाई आपका चौड़ाई इतना रहेगा 625, तब वो अधिकतम देगा। उसमें भी अधिकतम आएगा कि न्यूनतम आएगा, उसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करके क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बड़ा लंबा और गंभीर है, तो इसको अब मैं सीधा सीधा बता देता हूं, इसका आंसर क्या दिया है, डी है। बात स्पष्ट हो गई। अब उसी प्रकार ये भी एक 11वीं का ये है, 11वीं का ये मैटर है भाई, लेकिन प्रश्न आया तो समझाना तो पड़ेगा ना क्या करना है बोल के। चलिए इसको देखते हैं जरा। सबसे पहले बोलते हैं समांतर माध्य होता क्या है वो आप जानिए। समांतर माध्य दो संख्याओं का, यहां पर पी और क्यू दिया है, तो इसको दोनों को जोड़ देना है, बटे में 2 कर लेना। ठीक, दूसरी बात है गुणोत्तर माध्य, समझो आप, गुणोत्तर माध्य होता है गुणा करना है दोनों को और फिर उसका क्या ले लेना है, वर्गमूल लेना है। अब यहां पर पी और क्यू दिया है, तो यहां पर देख लो, वैसे तो एक नियम है 11वीं क्लास में कि जो मेरा समांतर माध्य है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, गुणोत्तर माध्य से। ठीक है, समांतर माध्य को ए बोला है और गुणोत्तर माध्य को जी बोला है। ए मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक मीन, जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो यहां पर ए को बड़ा किया है किससे, जी से। ए को यहां पर जी को बड़ा कर दिया, मतलब इसका रोल तो निश्चित रूप से खत्म ही कर दो। ठीक, अब इसको मैं एक उदाहरण से लेके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं ले लेता हूं, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक, उदाहरण से हम इसे क्या करेंगे, समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो मैंने ले लिया 3 ले लिया और 27 ले लिया। ठीक है, 3 ले लिया और क्या ले लिया, 27। चलिए P का मान ले लिया 3, Q का मान ले लिया 27। ठीक, बात क्लियर हो गई। चलो देखो 3 और 27, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। ए मतलब दोनों को जोड़ना है, तो आ गया 30 बटे में 2, मतलब कितना आ गया मेरा, 15। ये कटु सत्य वाला बात है, ये देखो इसको मैं एक नंबर से सिद्ध करके दिखा रहा हूं मैं। अब इसी का गुणा करो तो जी निकलेगा, गुणा करोगे तो कितना आ गया, 81, उसका वर्गमूल लोगे तो कितना आ गया, 9। देखो 15 से छोटा है कि नहीं है 9, बिल्कुल, मतलब अरिथमेटिक बड़ा होता है। अब यहां पर दिया है आपको जी स्क्वायर बाई ए, तो जी का मान आ रहा है 9, तो जी स्क्वायर बाई ए का मान ले लो, तो जी स्क्वायर करोगे मतलब कितना हो गया मेरा, 81। ए का मान कितना आ गया मेरा, 15। ठीक, तो 15 पचे 75, 5 दशमलव कुछ कुछ आएगा भाई, ये आएगा ना 5 दशमलव कुछ कुछ। ठीक है, तो 5.4 आएगा, आप करके देख लो। अब ये तो इससे भी छोटा है, तो आप एक उदाहरण लेके देख सकते हैं कि ए सबसे बड़ा है, जी उससे, और सबसे छोटा कौन है, जी स्क्वायर बाई ए। तो इस अवधारणा को अगर लेके बनाएंगे तो आपको आंसर ए नजर आ रहा है। और अगर इसको जो मेथड, एक्चुअल मेथड है, उससे आप हल करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर 15 मिनट आपका 20 मिनट निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हल करना बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हैं बात को। ठीक, चलिए अब एक आते हैं विशेष प्रश्न में। ये विशेष प्रश्न क्यों है मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आपने अभी समांतर श्रेणी पढ़ा, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा, अब ये है विशेष श्रेणी।
अब ये विशेष श्रेणी कब पढ़ते हैं? जब कक्षा 11वीं में पहुंच जाते हैं। श्रेणी पूरा एक पाठ होता है। जब 11वीं पहुंच जाते हैं तो विशेष श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी तो हम लोग 10वीं कक्षा तक पढ़ लेते हैं। गुणोत्तर 11वीं में आएगा, और विशेष श्रेणी ना तो वो समांतर रहेगा ना गुणोत्तर रहेगा। अब वो बनता कैसे है आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, वीडियो में बिल्कुल बने रहिए आप, ठीक है। चलिए देखिए, ये दिया है आपको, एक श्रेणी दिया है, मतलब इनको जोड़ जोड़ के कहां तक जोड़ना है आपको? n पद तक जोड़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए उसको मैं मान लेता हूं, इसका जो उत्तर आता है उसको Sn मान लेता हूं। तो 1 धन 9 धन 24 धन, ऐसे जोड़ते जोड़ते कहां तक जाना है मेरे को? n पद तक। तो अंतिम पद को मान लेता हूं nवां पद, तो Tn लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं मैं? Tn। अब उसी चीज को जोड़ना है लेकिन नया तरीके से। अब मैं एक यहां से लिखता हूं, 9 यहां लिखता हूं, 24 यहां लिखता हूं, एक छोड़ के। तो यही चीज जितने सारे लोग यहां पर हैं, अब वो एक आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे भैया यहाँ एक एक गैप करके कर रहा हूं तो वही चीज वही है, लेकिन जोड़ने का तरीका अलग कर दे रहा हूं। अब दोनों को माइनस करो, ये पूरा मेथड है, ये पूरा मेथड है, 11वीं कक्षा का है मेथड। तो ये आ गया मेरा 0। अब देखो ये जो जोड़ी बन रहा है यहां से, ये जोड़ी बन रहा है, इसको हम लोग अलग जोड़ेंगे, और ये जो इसका जोड़ी नहीं बन रहा है उसको अलग करेंगे। एक आ गया बिल्कुल। अब यहां देखो प्लस लगाओ, 9 में 1 गया तो कितना हो गया? 8। 24 में 9 गया तो कितना आ गया? 15। 46 में 24 गया तो कितना आ गया? 22। ये यहां तक से यहां तक चला गया। माइनस, ये माइनस हो रहा है, प्लस था लेकिन अब माइनस हो गया। कितना आ गया मेरा? Tn। ये Tn माइनस इधर आ, क्या हो गया मेरा? Tn। एक बचा, यहां से लेकर यहां तक ये समांतर श्रेणी में। देखो 8 से 7 ज्यादा, 15 से 7 ज्यादा, 7 7 का क्या हो रहा है? गैप चल रहा है, तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब ये 8 से लेकर यहां तक कितने पद हैं? n-1 पद। सर यहां तो n पद दिया है, अरे n-1 होगा ना, यहां से यहां तक जाते पूरा तब n होता, लेकिन इसको छोड़ दिए हो तो कितना हो गया? एक कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल एक कम होगा। तो यहां से 8 से लेकर ये जो कोष्टक लगाए हैं यहां तक कितने पद है टोटल? n-1। तो n पदों का योग, n पदों का योग n/2 होता है। n-1 पदों का योग क्या हो जाएगा? n-1 बाई में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। अब ये क्या होता है? 2 गुणित 8 प्लस 2a प्लस n-1। तो n-1 तो पहले से, और -1 करोगे तो n-2 हो जाएगा। और d मतलब कितने का गैप में भाग रहा है? 7 में। फिर इसको आपको खोलना पड़ेगा n-1/2 करके, और ये आएगा 2×8=16 प्लस 7n-14। और ये आ जाएगा, आप जब इसको हल करोगे लघुत्तम 2 लेके, तो आ गया 2। अभी आ जाएगा मेरा 7n²। ठीक है। चलिए एक स्टेप और लिखता हूं, फिर नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक स्टेप और लिखता हूं, बोल रहा हूं ना, ये मैं ताज्जुब हूं भाई, ऐसा ऐसा प्रश्न देगा तो आदमी की हालत तो खराब हो जाएगी। एक अलग लिखो, यहां पर देख लो कितना आ गया? n-1/2 अगुणित में 7n तो पहले से रहेगा, 14 में, सॉरी 16 में 14 घटा दो, कितना आ गया मेरा? +2। ये अभी कहानी अभी तो शुरुआत हुई भाई, उत्तम ले लो। 2 1 धन कितना आ गया मेरा? 7n² प्लस 2n -7n और -2। +2 से -2 क्या हो जाएगा? ये 2 1 कम 2 रहेगा, +2 से -2 दोनों का लघुत्तम 2, 2 1 कम 2 देख लो, कट जाएगा। अब यहां पर मेरे पास क्या बचा? 7n² -5n/2। अब ये आंसर नहीं है, अभी तो मेरे को ये इस लास्ट पद का मान है। क्या है? लास्ट पद का क्या है? मान है। तो n पदों का योग। अब यहां से देखो ये nवां पद है, ये पद का मान है, और इसी को धीरे धीरे करके क्या करना है आपको? जोड़ना है। क्या करना है भाई मेरे? जोड़ना है। मुश्किल है ना भाई,
ठीक, मुश्किल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लगना भी चाहिए। तो यहाँ पर दो और नए कॉन्सेप्ट लगेगा। एक होता है एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, ऐसी कहाँ तक एन का स्क्वायर। ये आएगा एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, और बाई में कितना आएगा मेरा, 6 आ जाएगा। फिर एक धन, दो धन, तीन धन, चार, कहाँ तक जाएगा ये एन, जो कि आता है एन, एन धन एक बटे में दो, ये एन पदों का योग है और ये एन पदों के स्क्वायर का योग है। अब यहां पर वही इसको जोड़ना है, तो एस एन मतलब क्या होगा, समेशन, मतलब जोड़ रहे हैं किसको, एनवा पद को, मतलब 7n² माइनस 5n बटे 2 को जोड़ रहे हैं। तो नियतांक जुड़ता नहीं है, तो ये आ जाएगा 7। बात समझ में आ गया। एन स्क्वायर बोलने का मतलब है ये देखो योग, योग स्क्वायर वाले का योग क्या लिखाएगा, एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, और बाई में कितना आएगा 6। ठीक, बीच में आएगा आपका -5, अलग से नियतांक लिखाएगा। और एन का मतलब होता है एक से लेकर एन को जोड़ना, क्योंकि समेशन लगा हुआ है। तो कितना आएगा एन, एन प्लस वन, बाई में कितना आएगा 2, और अलग से उसका बटा में क्या रहेगा मेरे, 2 रहेगा। जब आप इसको हल करोगे, हल करके कोशिश करिए, एन, एन धन 1 और बटे में 2 ये कॉमन है, और गुणित, अब क्या क्या बचा, अब क्या क्या बचा देखो, एन निकल गया, एन प्लस वन दोनों के पास था, निकल गया। ये पूरा बटेगा 2 है, वो बटेगा 2 है ये। अब यहां पर देखो क्या बचा, यहाँ पर 7 2 ने कितना हो गया 14 एन धन 7, 7 बचा है ना, बटे में कितना आ गया मेरा 6, बीच में क्या लगेगा माइनस, यहाँ 5 बचा है, तो 5 बटे 2, दोनों का लघुत्तम निकालिए, एन, एन धन 1, तमाशा है भैया, ऐसी तोड़ना है 6, तो ये आ जाएगा मेरा 14n प्लस कितना 7, और 5 दिया कितना हो गया 15। जब अब इसको हल करोगे अंतिम में, तो ये आ जाएगा मेरा n, n प्लस वन बाई में 2 गुणित, ये आ जाएगा 14n माइनस 8 बटे में कितना 6, और जब इसको 2 से काटोगे तो ये 7 बार में 4 बार में, तो ये आ जाएगा मेरा n, n प्लस वन बटे में 6, और ये आ गया 7n माइनस 4, और ये डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसीलिए बोला इस वीडियो में बहुत प्रपंच है भाई मेरे, जबरदस्त वाला प्रपंच है, समझ रहे बात को, आसान नहीं है। पूरे देखो 11वीं 12वीं के कोर्स को बढ़ा हुआ है यहाँ पर, पूरा कॉन्सेप्ट जब आप नहीं जानोगे आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। जबकि आपको अध्यापन कितना करना है, 6वीं से लेकर 8वीं तक, ठीक है। अब इसको बनाने के और भी कई तरीके हैं, मैंने तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन एक बात बताओ, अब मैं बोलता कि इसको ऐसा बना सकते हो, देखो 1 9 24 प्लस 46, बोलता है इसको 7 गुणित 1 स्क्वायर माइनस 5 गुणित 1, और बटे में कर लो 2 प्लस है 7 गुणित 2 स्क्वायर माइनस 5 गुणित 2 बटे में कर लो 2, 9 आएगा, करके देख लो भाई मेरे, गारंटी है मेरी, हैं। लेकिन बोलोगे सर रट के आए हैं सर, अरे रट के नहीं आए भाई, भैया मैथमेटिक्स के लिए बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए, बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना। ये हम है तो तोड़ दे रहे हैं, अभी तोड़ने के लिए लगेगा आपको समय। 24 को कैसे लिखोगे, 7 गुणित 3 स्क्वायर माइनस 5 गुणित 3 बटे 2, ठीक है। अब ये कहां तक जाएगा ऐसी ही एन तक, तो 7 गुणित एन स्क्वायर माइनस 5 गुणित एन, और बटे में कितना 2। अब यहां पर देखो सबके बटे में 2 है, 1 बटे 2 बाहर निकाल लो, ये देखो 7 सबके पास आ रहा है, 7 बाहर निकालो, क्या बचेगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कहां तक एन स्क्वायर, ठीक। ये वाला देखो दूसरे को 5 सब में आ रहा है, तो -5 कॉमन निकालो, क्या बचा यहां पर 1, माइनस बाहर निकल गया है, तो प्लस 2 3, कहां तक जाता है ये एन, देखो आखिर वही आ गया ना, देखो ये। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस रूप में टूटेगा, मुद्दा ये है। अब ये आ गया मेरा 1 बटे 2 7, वही कहानी एन,
n+1 2n+1/6, देखो वहीं पर हम पहुंच गए। 5 n+1/2 सॉल्व करोगे वही आंसर देगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बात करेंगे तो इसका अब अगला जो हमारा आएगा 2019 के लिए जो सीजी टेट हुआ था, इसके आगे वाले भाग में उसका 2019 का पीवाईपी मिलेगा आपको। और भी छात्रावास अधीक्षक का चल रहा है, सी टेट चल रहा है, वो भी अध्यायवार चल रहा है, अलग अलग बेचेस चल रहे हैं, अलग अलग वीडियो आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। लोग पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग, यहां से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए सभी विद्यार्थियों को मेरा अंतिम में धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं अगला वीडियो लेकर।